हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 11वीं क्लास से जो गति की समीकरणें होती हैं उनका कलन मेथड जो होता है उसी को हम जो इससे पहले हमने पास में बनाया था इंटीग्रेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग आज गति की समीकरणें पढ़ेंगे। ग्राफिकल जो मेथड है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो आपने नहीं पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आज बात करते हैं कलन विधि से गति की समीकरण में। तो फर्स्ट समीकरण जो है आपकी, आप जानते भी होंगे, v बराबर u प्लस ए टी वैसे तो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था यदि हम क्या करें, वेग परिवर्तन की दर जो होती है क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। a इज इक्वल टू डी वी अपॉन, क्लियर, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। अब क्या करना है, देखिए तो यहाँ आप क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये आ जाएगा a बराबर a डी टी इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखिए हर किसी भी कंडीशन, देखिए जो आपके पास वेग होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। समय हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया किसी भी काम को करने के लिए टाइम 0 से स्टार्ट होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दिया था उसके बारे में, ठीक है। और टी समय तक क्या, जैसे ऐसे बोलते हैं 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे, इस तरीके से करते, इसका मतलब कुछ ना कुछ समय लगता है, तो हम उसको बोलते हैं टी टाइम, ठीक है। ये टी टाइम लगा, ये टी समय लगा। तो 0 टू टी, जो टी की लिमिट होती है हमारे पास वो होती है 0 टू टी, और जो वेग की लिमिट होती है वो होती है u टू v, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए जहाँ अब हम a इंटू डी टी बराबर डी वी पर, तो देखिए इंटीग्रेशन करना मैं आपको सिखा ही चुका था। तो लिमिट, अब यहाँ लिमिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ आप लिखेंगे प्रारंभिक व अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, ठीक है। यानी प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, प्रारंभिक और अंतिम सीमाएं मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कहाँ पर है। तो टाइम स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है t पर। वेग स्टार्ट होता है u, यानी स्टार्टिंग में होता है u और अंतिम में होता है t। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, समय 0 टू t a इंटू टी इज इक्वल टू u टू v और, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो चीज टी के साथ यहाँ लिखी है उसी में अगर कुछ यहाँ लिखा है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं। तो ए कॉन्स्टेंट हुआ, तो ये आपके लिए इस तरह से लिखा हुआ होगा 0 टू टी और डी। यहाँ देखिए कुछ है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट है, तो मैंने बोला था जब यहाँ कुछ नहीं होता तो केवल क्या आ जाता है, ये आ जाता है, तो जी आ जाएगा। और यहाँ u टू v, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो नीचे लिखी जाती है वो लोअर लिमिट, ऊपर वाली को अपर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो निम्न सीमा नीचे की, उच्च सीमा ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है t 0 टू t और v ये केवल देखिए ये वाला जो काम है बड़े ब्रैकेट के बाहर जो मैंने u और v लिखे हैं, तो अब ये लिमिट रखने का तरीका है कि आप इंटीग्रेशन कीजिए पहले, उसके बाद नीचे वाली लिमिट नीचे लिखिए, ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखिए। अब क्या करना है इनका, तो देखिए जब अपर लिमिट को रखा जाता है, ठीक है, जब अपर लिमिट को रखा जाता है तो क्या किया जाता है, पहले यहाँ ये जो फंक्शन आता है अंदर, यहाँ जितनी जगह भी हमारे पास ये टी वाला फंक्शन है उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट रख जाती है, जो ऊपर की मान होता है। तो अब टी की जगह वैल्यू भी की रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, केवल फिर अपर लिमिट रखने के बाद जो भी आता है उसके बाद माइनस लगाया जाता है हमेशा, और नीचे वाली लिमिट को रखा जाता है अंदर वाले फंक्शन में, तो टी की जगह 0 रखने को। अब ऐसे यहाँ अंदर का फंक्शन है v, तो v को रिप्लेस करना है v से, v
अब v को रिप्लेस करना है u से, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 80 बचेगा 0 बराबर v माइनस, तो v इज इक्वल टू u प्लस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? ये आपकी क्या हुई? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है? सेकंड इक्वेशन में आप पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वेग होता है वो किसके परिवर्तन की दर होता है? आप ये तो जानते ही होंगे किसके परिवर्तन की दर होता है। पोजीशन जब चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू, यानी वेग जो स्थिति परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है? वेग कहलाती है। तो v बराबर क्या लिख सकते हो आप? ds अपॉन dt या dx अपॉन dt, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उस मल्टीपल v बराबर देखिए, अभी यहाँ पे समीकरण प्रूव किया फर्स्ट वाले, तो v की वैल्यू लीजिए u प्लस 80 और मल्टीप्लाई कर लीजिए धन से, याद आएगा ds। क्लियर? अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जब इसकी चलिए मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। अब यह कर लीजिए u dt प्लस 80 इंटू डी टी बराबर ds। अब वही ये वाली आपकी लाइन आ जाएगी कि प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य, यहाँ प्रारंभिक अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, जो ऊपर लिखा सेम वही लाइन लिखने, कोई चेंज नहीं करना। तो देखिए टी की लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ 0 टू टी है, तो u इंटू डी टी प्लस 0 टू टी, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग रहा। ठीक है, और जो यहाँ लिखा होता है डी टी या इस डी के साथ उसी की लिमिट लगाई जाती है 0 टू एस टू डी एस। ठीक है, या आप यहाँ x कर लीजिए, चलिए आपको थोड़ा इजी रहेगा काम क्यों। x यहाँ पोजीशन है या डी आर कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए विस्थापन है न्यूनतम हो सकता है 0, यानी हम मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में विस्थापन जहाँ से वो चला व्यक्ति वहीं 0 है, और जो बाद में है जो अंतिम हो चुका वो टोटल s विस्थापन तय करता है, तो लिमिट हो गई 0 टू s। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, चलिए वैसे वो इससे थोड़ा इजी यही पड़ेगा, इसलिए आप इस वाले मेथड को ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने यही चुना है कराने के लिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन तो करना है, इंटीग्रेशन तो करना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखिए u लिखा हुआ है, लेकिन u जो है वो t में हमेशा नहीं है, तो इसका मतलब हम u का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो u बाहर 0 टू t और dt प्लस a का कोई मतलब नहीं, लेकिन t लिखा हुआ है। ठीक है, d के साथ क्या लिखा है? t फंक्शन लिखा हुआ मिला मिल गया हमें t में। ये जो a है ये तो नहीं है, इसको बाहर उठा के लिख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, तो बचा क्या बराबर ऐसे, यहाँ कुछ नहीं बचा, आप यहाँ ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा u ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो केवल जो t के साथ अब आ जाएगा 0 टू t लिमिट लगा दीजिए, a लिखा हुआ है। अब देखिए ये आ जाएगा x की पावर n के अकॉर्डिंग, आप इसको खोलिएगा तो x की पावर n के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार सूत्र बता दूँ। तो x की पावर n होता था जब इंटीग्रेशन करते थे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यही था। तो t की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे भी 2, तो इसका मतलब t स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू t बराबर। ऐसे यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म में, तो जो d के साथ हुआ रहेगा और लिमिट 0 प्लस लिमिट रखिए u ऐसे ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा, t को रिप्लेस करेंगे ऊपर अपर लिमिट से t से, तो t 0 से रिप्लेस करेंगे तो 0 प्लस a बाहर ऐसे t को रिप्लेस कीजिए t से, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से रिप्लेस कीजिए तो 0, x को रिप्लेस कीजिए अपर लिमिट s से s और 0 से कीजिए 0, तो ये कितना आ जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा s। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी एक संख्या और बचती है थर्ड, उसकी बात और कर लेते हैं।
तो देखिए जैसे फर्स्ट समीकरण में यूज किया था हमें a बराबर dv/dt, वही प्रोसेस यूज करना है आपको थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, a बराबर आप यूज करेंगे dv/dt, ठीक है। लेकिन बस यहाँ एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अब आप एक चीज़ केवल ये सोच के चलिए, ये जबकि ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल कि जब फर्स्ट समीकरण को हम इस सूत्र से प्रूव कर रहे हैं, दूसरे के लिए हमने दूसरा यूज किया, तो ऐसा होना चाहिए था तीसरे के लिए कोई तीसरा सूत्र होना चाहिए था, लेकिन मैंने तीसरे परिवर्तन इधर नहीं पढ़ी, ठीक, तीसरे परिवर्तन इधर नहीं पढ़ी। तो इसलिए अब क्या कीजिए, इसमें मिक्सिंग कर दीजिए। तो मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस a बराबर जो a बराबर लिखा हुआ है, a बराबर dv, जो लिखा हुआ था वो वैसे लिखा हुआ, बस एक टर्म बढ़ा देना अपनी तरफ से, dx/dt बढ़ा देना है, dx/dt, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या करना आपको, ये ds/dt जो बना, ये क्या बना, v बना हुआ है, ठीक है। तो a तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, dv ऐसे लिखा रहने दीजिए, dx ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये v लिख दीजिए बस मल्टीप्लाई। अब आपका इसका मतलब क्या होगा, यहाँ आपको ये करने से पहले क्या लिखना है कि dx से ऊपर नीचे गुणा भाग करने पर ये काम करना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, dx को इधर ले जाए, तो a बराबर a इंटू dx बराबर v इंटू, ठीक है। अब फिर देखिए वही लाइन आ जाती है, प्रारंभिक व अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, ठीक है, ये आपको लाइन आ जाती है। अब क्या करना है, देखिए लिमिट लगा लीजिए, 0 to s ds बराबर u to v v इंटू dv, इसका आ जाएगा x तो 0 to बराबर, इसका आ जाएगा, देखिए जैसे भी t का क्या था, कितना आ गया था, t²/2, तो वैसे b का कितना आ जाएगा, b², और यहाँ लिमिट 0 to v, तो देखिए यहाँ लिमिट रखिएगा a ब्रैकेट में s - 0, और ये आ जाएगा v को रिप्लेस कीजिए तो v बटे 2, और u से रिप्लेस करेंगे तो u²। तो देखिए 2 से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को आप अगर यहाँ इस तरह से निकल लेते, यहाँ 2 को आप बाहर रहने देते, इस तरीके से 1/2 करते, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो इधर 2 की मल्टीप्लाई की थी तो कितना रहेगा, 2as v² - v², तो कितनी हो क्या, कितना होगा, v² बराबर u² प्लस 2a, ये आपकी गति की थर्ड इक्वेशन है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कलन विधि से या क्रियात्मक विधि से 100% एक किसी न किसी विधि से जरूर गति की समीकरणें आती हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आई एक बार में, तो आप दोबारा इसको रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर की PDF भी हम इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराएंगे। तो जिसने इससे पहले वीडियो में नहीं देखी है या नहीं डाउनलोड कर पाया, वो यहाँ से कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, उसमें भी इस चैप्टर की जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलिए।